सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, सभी लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग आ गए हैं। तो जितने लोग आ रहे हैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी जुड़ते जाइए। आज हम बढ़ेंगे उसी स्ट्रीम में आगे। आज हम बढ़ेंगे उसी स्ट्रीम में आगे और बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया मनीषा, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए। जैसे ही फटाफट लोग जुड़ते चलेंगे बिल्कुल क्लास आएगी। सोनल सिंह आ गई हैं, दीपू कुमार जी, राम अंचल बाबा आ गए हैं, चांदनी आ गई हैं, चंदन गुप्ता जी आ गए हैं, रोहित जी आ गए हैं। तो बहुत सारे लोग आ गए हैं। दीपू कुमार जी आ गए हैं। दीपू के बाद मनीष यादव, ब्रिजेश धक्कर, राजीव, अमृता आ गई हैं, अलका पांडे आ गई हैं, प्लस की हैं, अमृता प्लस की हैं, राजेश प्रसाद आ गए हैं, रविशंकर आ गए हैं, दीप्ति आ गई हैं, काजल, विकास, पूजा भारती प्लस की हैं, डिक्की, हिमांशु रंजन जी बहुत बढ़िया, दिलीप जी आ गए फतुआ से लाइव बहुत बढ़िया, शशिकांत आ गए, अनिल कुमार अवस्थी, महाकाल की जय हो, जय महाकाल, महाकाल आ गए हैं, धीरज चौबे आ गए भैया, रंजन आ गए, राजू जी प्लस के हैं, गुड़िया आ गई हैं, ब्रजेश कुमार जी आ गए, रिंकू जी आ गए। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। चलिए यूट्यूब वालों का भी नाम ले लेता हूँ। प्रियंका आ गई हैं, डॉली आ गई हैं, यूट्यूब पे ऋतुराज जी आ गए हैं, ऋतुराज जी स्वागत है, शिशु कुमार जी आ गए हैं, प्रियंका कुमारी आ गई हैं, राजन राम आ गए, हेमंत आ गए हैं, हेमंत के अलावा सुशील कुमार जी आ गए, श्रीकांत आ गए। देखिए यूट्यूब वाले लोग जो फटाफट एक बात कहता हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा शेयर वेयर ठोक दीजिए, थोड़ा शेयर वेयर ठोक दीजिए भैया। लाइक शेयर ठोकते चलिए, लाइक शेयर ठोकते चलिए फटाफट। इधर भी अनअकैडमी के ऐप पे भी जो लोग लाइव है थोड़ा लाइक शेयर ठोकते चलिए। बहुत बढ़िया, हम कर चुके हैं 100 का आंकड़ा पार। फटाफट और लोगों को जुड़ने दीजिए। 100 लोगों से ज्यादा जुड़ चुके हैं। फटाफट जैसे ही 200 का आंकड़ा पार करेगा हम क्लास को शुरू कर लेंगे। अनुराधा आ गई हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए, फटाफट लोगों को जोड़ते चलिए। जोड़ने के बाद हम लोग करेंगे क्लास को शुरू। भरत कुमार जी आ गए, अवनी, प्रतिमा आ गई हैं, बहुत बढ़िया, रविंद्र राज आ गए। चलिए तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं, आज है हमारा सेट नंबर 12। आज हम करेंगे 651, जो मैंने बीरा उठाया है 6000 प्रश्नों का, जो मैंने कहा है आपसे, जो मैंने वादा किया है कि 6000 क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम से पहले और बिहार दरोगा के मेंस से पहले, इन दोनों के पहले हम लोग उसको शुरू कर लेंगे तो कर लेंगे। और मैंने आज याद कीजिए, जब हमने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया था तो अजीब लग रहा था। आज हम 700 पे पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द ये 7000 भी होने लगेगा। बस आप लगातार बने रहिए। एग्जाम शुरू होने से पहले, एग्जाम शुरू होने से पहले 6000 प्रश्न हम लोग इजीली कर लेंगे। 6000 क्वेश्चन का टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। और जैसे ही 6000 प्रश्न करेंगे, याद रखिएगा मेरे दोस्त, या वो बीपीएससी 66 हो, या वो बीपीएससी 66 हो, या बिहार एसआई का मेंस हो, या बिहार एसआई का मेंस हो। प्लस पर सर नहीं, प्लस पर नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। प्लस की बात अलग है, प्लस पे हमारा कोर्स चलता है। एसआई मेंस की बात हो या बीपीएससी 66 की बात हो, दोनों से पहले हम लोग 6000 प्रश्नों का टारगेट रखा है। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और मैं एक बात बता दूं, जिस तरह की सिचुएशन है, अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होने वाला है। अगस्त से पहले एग्जाम नहीं होने वाला। तो पूरा मई है, पूरा जून है, पूरा जुलाई है, तो 3 महीना। मान लो 1 अगस्त को भी एग्जाम होता है तो 90 दिन है। तो अभी अगर 90 दिन है तो 9 5400 क्वेश्चन होता है। 5400 और 7, 54 और 7 6100। मैं आंकड़ा कर चुका हूं अपना पार। याद रखेंगे 1 अगस्त को हम लोग छू चुके होंगे 7000 का, 6000 का आंकड़ा हम लोग पार कर चुके होंगे। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। फटाफट हम लोग जो अपना आंकड़ा छुएंगे वो छुएंगे कितना, 31 जुलाई को। 31 जुलाई को हम लोग छू लेंगे। 30 जुलाई को हम लोग पहुंचेंगे 6000 प्रश्न के आंकड़े पर। बहुत बढ़िया। यूट्यूब वालों का भी नाम ले लेता हूं, दीपिका, रजनी, रजनी के बाद कौन है, ऊपर श्रीकांत दिख रहे हैं, श्रीकांत के शदाफ नाज दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो मजा आ रहा है तो थोड़ा लाइक शेयर ठोकते चलिए, लाइक शेयर थोड़ा ठोकते चलिए भैया। बहुत बढ़िया। तो बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। एनटीपीसी अगले साल, एनटीपीसी का कुछ कह नहीं सकते। शुरू करें क्लास को, क्लास को शुरू करें। फटाफट लाइक ठोकिए, फटाफट लाइक ठोकते चलिए, क्लास को शुरू करें। बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, जो लेट हैं वो लेट से जुड़ेंगे। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं, अगर वो आकर पोलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आप अनअकैडमी के ऐप से यहां पहुंच जाएंगे। यहां आप पोलिंग में भाग ले पाएंगे, आपको आपका रैंक पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एक बार बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
चलिए, तो आ चुका है इंटरनेट कनेक्शन, आ चुका है इंटरनेट कनेक्शन। तो फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं पोलिंग लगा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटरनेट का कुछ इशू हो गया था। भारत सरकार अधिनियम, आपको बताना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने समाप्त किया था। प्रांतीय स्वतंत्रता ने, प्रजातंत्रीय द्वैध शासन ने, संघीय संरचना ने, केंद्रीय सरकार ने, और उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। पोलिंग लगाना है 1 2 3। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट बॉक्स बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि किसने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील सिद्ध होगा। ये कथन किसका था? ये कथन किसका था? फटाफट बताते चलिए, फटाफट बताते चलिए, ये कथन किसका था? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन मैंने पूछा कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में एक कील का काम करेगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? फटाफट जोड़ते चलिए लोगों को भैया। बहुत बढ़िया। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने समाप्त किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन, प्रोविंशियल डायरकी यानी प्रांतीय द्वैध शासन ने। याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो डुअल डायरकी था यानी द्वारा प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त करके राज्यों में जैसे पहले से चला आ रहा था उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा 1935 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। याद रखेंगे, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब? इसी अधिनियम 1935 के द्वारा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो भारतीय संविधान के जो अधिकार प्रबंधन है यानी भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इसके जितने सारे अधिकार हैं ये किससे लिए गए हैं? तो अधिकार, भारतीय अधिकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गंगा, निरंजन, गंडक, सोन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। पोलिंग लगाइए क्वेश्चन नंबर 1 2 3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र परिषद होता है, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है, उसका जो अस्थायी सदस्य होता है उसकी अवधि कितने दिन की होती है? अस्थायी सदस्य की अवधि कितने दिन की होती है? फटाफट बताते चलिए, अस्थायी सदस्य की अवधि कितने दिन की होती है? आपको बताना है कि अस्थायी सदस्य की अवधि कितने दिन की होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है भैया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निरंजन। याद रखेंगे गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? तो 35 वर्ष की आयु में, गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में बिहार के उरेवेला में, बिहार के उरेवला उरेवेला उरेवला नामक जगह निरंजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरेवला को ही आज बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो बोध गया का पुराना नाम क्या था? तो बोध गया का पुराना नाम उरुवेला था, उरुवेला। ठीक है, याद रखेंगे कि बुद्ध को जो सर्वोच्च ज्ञान और सत्य की प्राप्ति हुई थी, इसी पूरी घटना को संबोधि कहा गया है। इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है? संबोधि कहा गया है। इसी कारण वो जो पीपल का वृक्ष है जिसको हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, उसी स्थान पर बोध गया और गौतम बुद्ध को स्थापित माना जाता है। बहुत बढ़िया। फल्गु नहीं होगा, करेक्ट आंसर होगा निरंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सत्ता हस्तांतरण थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, हाँ इसको इंग्लिश इग्नोर कर दीजिएगा। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित में से एक कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। हैदराबाद, अवध, मैसूर, जूनागढ़। बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन है, हैदराबाद, अवध, मैसूर, जूनागढ़। सत्ता हस्तांतरण के समय राज्यों में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन कौन सा था? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है 1 2 3। लगाइए पोलिंग जल्दी। बहुत बढ़िया, तो बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट आ रहा है, बहुत सारे आंसर लोगों का करेक्ट आ रहा है, बहुत लोगों का गलत भी आ रहा है। थोड़ा सा अलाइनमेंट में प्रॉब्लम हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपको बताना है कि सत्ता हस्तांतरण के समय किस राज्य में कांग्रेस दल का एक पूर्ण विकसित संगठन था। क्वेश्चन नंबर है 653 और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर हो जाएगा। याद रखेंगे कि मैसूर, हैदराबाद, बड़ौदा, जामनगर, इंदौर, भावनगर और कठियावाड़ और दक्कन की जितनी रियासतें भी थी वो सब में राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। किस चीज का गठन हुआ था? राज्य जन कॉन्फ्रेंस, राज्य जन कॉन्फ्रेंस।
राज्य जन कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था। और याद रखेंगे कि कांग्रेस ने ही 1920 ईस्वी में नागपुर के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर किया था, और उस प्रस्ताव में बताया गया था जो भी रियासत के राजा हैं उनको तुरंत उत्तरदायी सरकार के गठन की मांग की गई थी। उन लोगों से बोला गया था कि आप लोग तुरंत आइए और सरकार गठन करते हैं हम लोग। और राजाओं, जितने भी राजा थे, उन राजाओं ने विलय का दस्तावेज था उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। और याद रखेंगे कि उसमें सिर्फ एक ऐसा रियासत था जिसका नाम था हैदराबाद। हैदराबाद ने ही स्वतंत्र रहने का गंभीर प्रयत्न किया, लेकिन जब सत्ता हस्तांतरण की बात आई, जब सत्ता हस्तांतरण का समय आया, तो उस समय मैसूर रियासत ने कांग्रेस दल विकसित, मैसूर रियासत के अंदर में कांग्रेस दल जो था वो पूर्ण रूप से विकसित संगठन था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसूर। बिहार आने वाले सबसे पहले सूफी संत, याद रखेंगे बिहार आने वाले सबसे पहले सूफी संत कौन है? मोमीन, आरिफ, ताज, फकीह, मखदूम, अय्यर, मखदूम, बकलियाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। बिहार आने वाले पहले सूफी संत, 5 ऑप्शन है, 1 2 3। मैं ठीक हूं भाई, मैं बिल्कुल फिट हूं, बिल्कुल सही हूं मैं कब बोला नहीं आने? क्लास का नोटिफिकेशन, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन नहीं आता है तब भी 8 बजे का रूटीन बना लीजिए ना, नोटिफिकेशन की क्या जरूरत है, 8 बजे का रूटीन बना लीजिए। अच्छा बताइए, क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कमेंट बॉक्स के लिए अगला क्वेश्चन, कोई भी चिट चैट नहीं होना चाहिए कमेंट बॉक्स के अंदर में, कोई चिट चैट नहीं। अंकित कुमार अवस्थी जी, कोई चिट चैट नहीं, किसी का नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोमीन आरिफ। याद रखेंगे एक बहुत पुरानी परंपरा है और एक कहानी चली आ रही है कि मतलब जब जब क्या हुआ कि चट्टानों पर जो लेख लिखे हुए थे, उससे जो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे चट्टान मिले जिस पर लेख लिखे हुए थे, और लेख में ये लेख जो पढ़ने के बाद ये साबित होता है कि इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार, इख्तियारुन मोहम्मद बिन बख्तियार की लड़ाई से बहुत पहले मनेर में तुर्कों का, तर्की का शासन हुआ करता था, तर्की का कब्जा हुआ करता था। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि अरब के जो फकीर थे जिनका नाम था हजरत मोमीन आरिफ, अरब के जो फकीर थे उनका नाम था हजरत मोमीन आरिफ, वो उन लोगों ने मनेर के राजाओं को बहुत सताया और उसके बाद वो कहां चले गए? मदीना वापस चले गए। और यरूशलेम के हजरत जो थे, उस समय यरूशलेम था, और यरूशलेम के जो हजरत थे उनका नाम था नाज फकी। नाज फकी के जो सेनापति थे उनको वापस वो लेकर एक फौज के साथ मनेर लौटे, और उसके बाद युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद वहां का राजा हार गया। और याद रखेंगे हिजरी चलता है वहां पे, तो इस्लाम के अनुसार 576 हिजरी के अंदर में, 576 हिजरी के अंदर में, यानी अगर हम अपने भारतीय सन की बात करें तो 1180, सन 1180 के अंदर में खुदा के बंदों ने किले पर अपना अधिकार जमा लिया, और मनेर का जो उत्तर पूर्व कोना था अब वहां से भी ऊंचा एक गढ़ हो गया जहां वो राजा का किला था। और वो राजा कौन थे? तो पहले संत थे मोमीन आरिफ। तो ये इतिहास रहा है वहां का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? जलाल खान नुहानी, मोहम्मद खान नुहानी, दौलत खान लोधी, दरिया खान नुहानी। Nuhani was the founder of which state in Bihar? Was it Jalal Khan Nuhani? Was it Mohammad Shah Loni? Was it Daulat Khan Lodi? Was it Dariya Khan Nuhani? तो बहुत सारे ऑप्शन है, आपको बताने करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर है 655। पोलिंग लगाइए 1 2 3। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, कमेंट में आप मुझे बता दीजिए कि बालतोरा, बालतोरा हिमनद कहां स्थित है? बालतोरा हिमनद कहां स्थित है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, बालतोरा हिमनद कहां स्थित है? आपको बताना है बालतोरा हिमनद कहां स्थित है। बहुत बढ़िया। एक मिनट रुक जाइए, इंटरनेट को रिसेट कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, तो बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, कल्लू कुमार जी, 2 3 लोग हैं, मैं समझा देता हूं एक बार। कल्लू कुमार जी मुझे दिख रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 रुपेश कुमार जी, नाम ले रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। कल्लू कुमार, कमेंट बॉक्स नहीं, रुपेश कुमार सिंह, 2 लोग, दोनों लोगों को लास्ट वार्निंग दी जाती है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये लाल पट्टी जो है यहाँ पे एक ABCD का ऑप्शन आता है, अपने मोबाइल से उसको टच कर दिया कीजिएगा। अगली बार अगर आपका कमेंट बॉक्स में आंसर आया तो आपको बिना ना चाहते हुए भी बड़ी पत्थर रखकर, इस पर 1000 क्विंटल का वजन रखकर, मेरे भाई इतना मोहब्बत करता हूँ रुपेश कुमार और कल्लू कुमार जी आपसे, 1000 क्विंटल का पत्थर रखकर आपको ब्लॉक कर दूंगा।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा कि जलाल में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था। करेक्ट आंसर लगाना है, पोलिंग 1 2 3, पोल लगाइए जल्दी से। रमन राज जी, आपका एक प्रश्न आया है, प्रश्न आपका लास्ट में ले लेंगे रमन भाई, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। चलिए, तो हो चुका है, करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी बिहार में कहानी राज्य के, बिहार में कहानी राज्य के संस्थापक थे। किस राज्य के? तो कहानी राज्य के संस्थापक, याद रखेंगे मोहम्मद नुहानी थे जिन्होंने इब्राहिम लोदी की सेना को कनकपुरा युद्ध में, किसमें? कनकपुरा युद्ध में, कनकपुरा युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद नुहानी ने ही किसको? इब्राहिम लोदी को। कहां पे पराजित किया था? तो कनकपुरा के युद्ध में पराजित किया था। और 1528 ईस्वी के अंदर में, 1528 ईस्वी के अंदर में नुहानी की मृत्यु के पश्चात उसका जो बेटा था जिसका नाम था जलालुद्दीन या जलाल खान, वहां का शासक बना। तो करेक्ट आंसर इस समय हो जाएगा बिहार। इसके मरने के बाद इसका बेटा जलाल खान नुहानी शासन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवार की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे कौन थे? सीपी रामास्वामी अय्यर, जे कृष्णा स्वामी, पीके वारियर और भास्करन नैयर। चार ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। लगा रहा हूं पोलिंग 1 2 3। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आप मुझे बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, किस फील्ड से है? कमेंट बॉक्स में बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस फील्ड से है, किस फील्ड से है? बहुत बढ़िया, तो इधर भी आंसर आ रहा है, इधर भी आंसर। एक काम करता हूं मैं, आंसर के टाइम को कम कर देता हूं, यानी 20 सेकंड कर देता हूं, लास्ट में बहुत जल्दी हो जाती है। तो 20 सेकंड अब हर क्वेश्चन में हम लोग देंगे, सही है ना? जल्दी कमेंट करो, यस नो। 20 सेकंड सही रहेगा ना? एक क्वेश्चन के लिए बहुत है, दोनों तरफ चल जाएगा। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर है 556। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। जरा ध्यान से सुनना, जब भारत की आजादी हो गई तो आजादी के बाद हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर, इसके जो रियासत थी, यहाँ की जो रियासत थी, कौन कौन? हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर जैसी जो रियासत थी, उसके जो दीवान थे वो पहले की तरह अपना क्या चाहते थे? स्वेच्छाधारी, इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तीन जगह के बहुत ज्यादा परेशान किया, हैदराबाद, भोपाल और त्रावणकोर। वहां के जो दीवान हुआ करते थे वो चाहते थे कि हम स्वतंत्र इच्छा से रहें, और वो सपना भी देख रहे इस तरह से। लेकिन 1946 और 47 के अंदर में, 1946 और 47 के अंदर में क्या हुआ कि जो मध्य रीजन था उसमें वहां के जिन रजवाड़ों का विलय हो गया भारत में। वो क्या हो गया? विलय हो गया। और इस पूरे विलय का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, वीपी मेनन को आप नहीं छोड़ सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों लोगों को श्रेय जाता है, उन्होंने उसको मिलाया। लेकिन जो त्रावणकोर थे वहां के स्वेच्छाधिकारी दीवान का नाम था सीपी रामास्वामी अय्यर, उनके विरुद्ध कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 ईस्वी का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? आपको बताना है कि 1937 में अधिवेशन हुआ, वो किस शहर में हुआ? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर। करेक्ट आंसर आपको बताना है 1, करेक्ट आंसर बताना है 1 2 3। जो लोग लेट से आ रहे हैं, चलिए कमेंट बॉक्स खोलिए, बताइए गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया। आर के नारायण, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ चलिए, पैरेलली, पैरेलली चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पोल देख लीजिए सर, एक बार देखता हूं। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन हुआ था, 1937 का अधिवेशन कहां हुआ था? फैजपुर में हुआ था। कहां हुआ था? फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यह पहला अवसर था जब कांग्रेस का अधिवेशन किसी छोटे से नगर और गांव में हुआ था। और फैजपुर कहां आता है? तो भागलपुर क्षेत्र के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर के नारायण करेक्ट आंसर है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा, शशि शरण का कोड यूज कर लीजिए। नेक्स्ट, आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी? आपको बताना है कि आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा कब की गई थी। याद रखेंगे, आजाद हिंद सरकार की स्थापना कब की गई थी? ये बताना है 26 जनवरी 1930, 18 अगस्त 1942, 21 अक्टूबर 1943 और
18 फरवरी 1946। उपरोक्त में से कोई नहीं है, इससे ज्यादा करेक्ट आंसर आपको बताना है। 658 नंबर क्वेश्चन है, पोलिंग लगाइए 1 2 3। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिजाइन करना चाहते हैं तो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं, चीफ जस्टिस किसको सौंपते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति आ रहा है, आंसर करेक्ट है। इधर आ जाते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। 21 अक्टूबर 1943, जरा सुन लीजिए। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के जो सर्वोच्च सेनापति के हैसियत से उन्होंने सिंगापुर में, कहां पे, तो सिंगापुर में, सिंगापुर के अंदर आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और सिंगापुर में की थी आजाद हिंद सरकार की। याद रखेंगे, इन्होंने ही नारा दिया था, दिल्ली चलो दिल्ली चलो दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सब नारा सुभाष चंद्र बोस का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या था। याद रखेंगे कि 18वीं सदी के अंदर बंगाल के अंदर में जो कपड़ों का उद्योग होता था वो अचानक गिर गया था, अचानक उस पर पतन हो गया था। उसका रीजन क्या था ये पूछ रहा है। उत्पादन में गुणवत्ता की कमी, कच्चे माल की अनुपलब्धता, ब्रिटेन को निर्यात करने वाला माल पर उच्च तटकर कारीगरों की अनुपलब्धता। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा 459 है, करेक्ट ऑप्शन लगाइए, जल्दी से लगा दीजिए फटाफट। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिए कि जापानियों ने किस नगर के अंदर विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। जापानियों ने किस नगर के अंदर विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है। कमेंट बॉक्स खोल दीजिए भैया, कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। राजगीर। चलिए यहां आ जाते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे कि बंगाल के अंदर जो वस्त्र का उद्योग था अचानक डाउनफॉल पे क्यों आ गया, क्योंकि जो ब्रिटेन को निर्यात किया जा रहा था तो निर्यात करने वालों पर जो टैक्स लगाया गया था वो बहुत हाई कॉस्ट टैक्स था, इसके वजह से उसमें हालत खराब हो गई थी सूतीदारों की। इधर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा राजगीर। यहां आ जाते हैं, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। किस व्यक्ति ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। पोलिंग लगाना है, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर। संतोष कुमार जी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, लास्ट वार्निंग है। बहुत मोहब्बत से कह रहा हूं, 1000 क्विंटल का पत्थर छाती पर रखकर आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं संतोष जी, लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दीजिए, वेट कीजिए। ये लाल वाली जो पट्टी है यहां पर ABCD आएगा, 4 ऑप्शन, ठीक है, लास्ट वार्निंग है ये। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3, 1 2 3 फटाफट बताते चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, बताते चलिए। स्वराज मेरा। चलिए कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसके सल्तनत काल में हुआ था, बताइए कमेंट बॉक्स में, किस शासक के सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। कमेंट बॉक्स खोलिए अभी जल्दी से, अब खोल सकते हैं आप कमेंट बॉक्स, जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, दलहौजी लोग कह रहे हैं, दलहौजी तो नहीं होगा, और बताइए। सादीन तुगलक नहीं होगा, नहीं। किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। शेरशाह नहीं। इन बतूता के शासन काल में, सल्तनत काल में, इन बतूता के सल्तनत काल में, याद रखेंगे इसका आंसर होगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, होगा बाल गंगाधर तिलक। याद रखेंगे मेरे भाइयों, दिसंबर 1916 का वक्त था। कब का वक्त था, 1916 ईस्वी में। अंबिका चरण मजूमदार, याद रखेंगे नाम, याद रखिएगा, अंबिका चरण मजूमदार। उनकी अध्यक्षता में लखनऊ के अंदर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसी अधिवेशन के अंदर में जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और उन्होंने इसका नारा दिया, और लखनऊ समझौते में ही इस महत्वपूर्ण करार पर लोगों के समर्थन मिले। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सर्वोदय, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने कहा था। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण। 4 ऑप्शन है, 1 2 3। शशि कुमार जी कमेंट बॉक्स में नहीं आंसर। चलिए एक बात और बताइए, अनटू द लास्ट या अनटिल द लास्ट जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी। अनटिल द लास्ट किसने लिखी थी पुस्तक, MG हेक्टर ने। गंदी की गांधी क्या लिख रही हो नेहा,
बहुत बढ़िया, गांधी जी ने, गांधी जी, फिशर, नो आइडिया। लिखा था भैया फिशर ने, गांधी जी ने उसका गुजराती में अनुवाद किया था, ठीक है। और उसी बुक का नाम रख दिया था सर्वोदय, उसी बुक का नाम रख दिया था सर्वोदय। करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। लिखा था फिशर ने, गांधी जी ने उसका गुजराती में अनुवाद किया और उसका नाम रखा सर्वोदय। और गांधी जी ने लिखा कि मैं एक सच्चा समाजवादी व्यक्ति हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है, मेरे समाजवाद का अर्थ क्या है, सर्वोदय है। महात्मा गांधी के एक प्रधान शिष्य होने के नाते जो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे के सर्वोदय की विचारधारा जो उनकी थी, गांधी जी की, विनोबा भावे की जो विचारधारा थी, वो कौन सी विचारधारा थी, तो वो थी सर्वोदय की विचारधारा। उसके वो प्रबल जो है समर्थक हुआ करते थे। विनोबा भावे ने इसे ही साम्य योग का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? साम्य योग, साम्य योग का नाम दिया था, साम्य योग का नाम दिया था, इसी को नाम दिया था। और भूदान जो है, भूदान का मूल विचार कहा था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। सर्वोदय का एक बार फिर सुन लीजिए। अंटिल द लास्ट एक किताब थी फिशर की, उसका गांधी जी ने अनुवाद किया गुजराती में, नाम रखा सर्वोदय। गांधी जी ने उसमें लिखा कि मैं एक सच्चा समाजवादी हूं और मेरे समाजवाद का अर्थ सर्वोदय है। गांधी जी के एक बहुत करीबी शिष्य हुआ करते थे, प्रधान शिष्य हुआ करते थे, नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे ने उसकी विचारधारा से, यानी सर्वोदय की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और उसके वो प्रबल समर्थक भी थे। विनोबा भावे ने इसे साम योग का नाम दिया और साम योग का नाम देने के बाद इसी विचार के ऊपर भूदान लिखा, भूदान लिखा। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ 1906 में, 1916 में, 1911 में, 1909 में। चार ऑप्शन है, 1 1 2 3। 1905 में विभाजन हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य, पॉपुलेशन डेंसिटी, घनत्व किस राज्य का सबसे ज्यादा है? पॉपुलेशन डेंसिटी, राज्य का जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज्यादा है? चलिए इंग्लिश में ही पढ़ देता हूं। बंगाल वाज डिवाइडेड इन 1905 एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच इट वाज डिवाइडेड अगेन। एक बार डिवीजन होने के बाद फिर से विभाजन हुआ था, क्यों हुआ था? यूपी आ रहा है, बिहार आ रहा है, प्लस वाले जागो जल्दी, सब गलत है, सब गलत है, प्लस वाले का आंसर अभी तक नहीं आया, पढ़ा चुका हूं। कौन से राज्य का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है? करेक्ट नहीं आया। चलिए आ गया, एक आंसर आ गया, प्लस वाले का गिर गया आंसर। याद रखेंगे, दिल्ली, दिल्ली का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 11,000 कुछ है, 11,600 कुछ है, ठीक है। मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर में, एक वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या होता है कि इधर का इधर एक, इधर एक, इधर एक और इधर एक, 1 किलोमीटर का जो स्क्वायर क्षेत्र होता है इसको कहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1911 ईस्वी। अगर आप सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं, सुन लो। लॉर्ड कर्जन जो था, उसकी जो प्रशासनिक क्षमता थी वो बहुत स्ट्रांग थी, और लॉर्ड कर्जन ने ही इसका किया था और इसका सर्वाधिक विरोध हुआ। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन में योग किया और इसका सर्वाधिक विरोध हुआ 1955 में। 1905 के अंदर में बंगाल का विभाजन हुआ। दिसंबर के अंदर में ब्रिटिश साम्राज्य जो जॉर्ज पंचम थे, जॉर्ज पंचम, और जो वहां की सामग्री क्या बोलते हैं उसको, सम्राज्ञी थी, जो सम्राज्ञी थी वो भारत आई, और भारत आने के बाद उन्होंने क्या किया, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, जिसके कारण बंगाल में एक नया प्रांत का गठन हो गया, जिसे सिलहट के अतिरिक्त समस्त बंगाली और भाषी जिले जितने भी थे वो सब शामिल थे उसके अंदर। उड़ीसा और बिहार को बंगाल से पृथक कर दिया गया, ठीक है, उसी समय किया गया 1911 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1905 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा? लॉर्ड कार्माइकल, लॉर्ड सर रेनिगलेड क्रैक, लॉर्ड हार्डिंगे, विलियम बेंटिक। चार ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा, 1 2 3। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बिहार का, बट बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, किस वर्ष में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 663, करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, लॉर्ड हार्डिंग जो है 1910 से लेकर
1916 तक, 1910 से लेकर 16 तक भारत के वायसराय रहे। इन्हीं के समय में जो ब्रिटेन के राजा थे जॉर्ज पंचम, वो भारत आए। वो कब आए? 11 दिसंबर 1911 को। और दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार का आयोजन किया गया। वहीं पर बंगाल का जो विभाजन हुआ उसको रद्द करने का प्रस्ताव पारित किया गया, सिग्नेचर हुआ। और याद रखेंगे जब प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ, उस समय प्रथम विश्व युद्ध भी किसके समय पर हुआ? तो लॉर्ड हार्डिंग के समय पर ही प्रारंभ हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मुगल प्रशासन में मददे मास किसके तरफ इंगित करता है? मददे मास बताना है किसके तरफ करता है? चुंगी कर, विद्वानों द्वारा दी जाने वाली राजस्व मुक्ति या भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, बुआई कर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 664, लगाना है पोलिंग 1 2 3। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। फटाफट लाइक से ठोकते चलिए, बोलिए एक बार जोर से, बांके बिहारी लाल की जय। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। मोहम्मद बिन कासिम नहीं, तुगलक। बहुत बढ़िया। तो और कुछ बचा है तो वो भी दे दीजिए करेक्ट आंसर में। और कुछ बचा है आपके पास तो वो भी दे दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखेंगे सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का था। आते हैं यहाँ पे मददे माश किसकी तरफ इंगित करता है? तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि। याद रखेंगे कि मुगल प्रशासन के समय में जो विद्वान थे, विद्वानों को जो भूमि दी जाती थी राजस्व मुक्ति अनुदान भूमि, उसी को मददे मास कहते थे। मददे मास की देखभाल कौन करता था? तो शूद्र। और उस शूद्र के अंतर्गत एक विभाग आता था और उस प्रकार से अनुदान पाने जो व्यक्ति पाता था, जिस व्यक्ति को अनुदान मिलता था, उसकी उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था। याद रखेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप शशि शरण के कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। बहुत फायदे हैं। सितंबर से पहले लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है। यहाँ सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। 20 से ज्यादा टीचर हैं, सारे टीचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो आप 1 साल की पूरी फीस है, डिस्काउंट के बाद 6,300 रुपए, 2 साल की फीस है 7,560 रुपए। तो मैं तो कहूंगा कि आप 2 साल वाला लीजिए, क्योंकि 1 साल रुपए 1200 रुपए एक्स्ट्रा देने से 1 साल का वैलिडिटी बढ़ जाएगा। आपके भाई बहन है वो पढ़ लेंगे। देखिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन अभी सितंबर से पहले खुलने वाला है नहीं, और आप जब से कोचिंग में जाते हैं तो दरोगा का पीटी बैच ज्वाइन करना है तो उसके लिए अलग से फीस, जब पीटी पास कर जाते हैं तो दरोगा का मेंस का तैयारी करना है उसके लिए अलग से फीस, बीपीएससी की तैयारी करनी है उसके लिए पीटी का तैयारी करना है उसका अलग फीस, बीपीएससी मेंस का करना है सर तो बोलता है नया बैच ज्वाइन कर लो, नए बैच में फिर से फीस दे दो। ऑप्शनल पढ़ना है सर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी, तो बोलते हैं ठीक है फलना सर पढ़ा रहे हैं 20,000 रुपया 40,000 रुपया फीस है, ऑप्शनल पढ़ लो। सचिवालय की अभी वैकेंसी आने वाली है, फिर कहेंगे सचिवालय के पीटी के लिए अलग से बैच, सचिवालय का मेंस आने वाला फिर कहेंगे अलग से बैच। तो इतने सारे चीजें का अलग अलग बैच, अलग अलग पैसा देने की जरूरत नहीं है। एक बार 6,300 रुपए दे दो या 2 साल का ले लो, मैं तो ये कहूंगा 7,560 रुपए दे दो। मेरा एक नया बैच शुरू हुआ है जिसमें सिर्फ 3 लेक्चर हुआ है, अभी सिर्फ 3 क्लास हुआ है। टाइमिंग है पेड कोर्स का 3 से 4:30 और शाम में 6 से 7:30, 2 टाइम में मेरी चलती है। पीटी की भी तैयारी होती है, मेंस की भी तैयारी होती है। और ऐसा है ना कि आपका बीपीएससी पीटी होने से पहले 3-4 बैच पूरा खत्म हो जाएगा पीटी का, तो आप इजिली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत सारे लोग ने ज्वाइन किया भी है। अगर उससे रिलेटेड कोई इंक्वायरी होगी तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर लेंगे 6203279540। आप पटना दिल्ली में रहते हो भैया, पटना दिल्ली में रहते हो तो 1 महीने का किराया होता है 5-6 हजार रुपए, और गंदा सा मेस का खाना खाते हो, रूम में रहते हो। अभी कोरोना का चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, घर पे रहो, मम्मी के हाथ का खाना खाओ, पत्नी के हाथ का खाना खाओ। लड़कियां जो शादीशुदा हैं वो अपने पति से खाना बनवा के खाएं और चुपचाप घर पे पढ़े। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको काट दीजिए। अगला क्वेश्चन ले लीजिए कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन कब हुआ था? दिन पूछा है कि कौन से दिन हुआ था। 1 जून 1918, 13 अप्रैल 1919। अलका पांडे सर आपने मेरा कॉपी चेक नहीं किया। अलका अभी चेक कर दूंगा, बहुत लोगों की कॉपी होती है, अगर मैंने चेक नहीं किया आपकी कॉपी मेंस की तो मैं कॉपी अभी चेक कर दूंगा, डोंट वरी। और मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। तो पोलिंग लगा दीजिए, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए, 1 2 3 जल्दी से बता दीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? उनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? निर्वाचन आयोग की नियुक्ति। सर ब्लॉक करिए ना, कौन है भैया, किसको ब्लॉक करना है? अब ब्लॉक कर दूंगा जो भी है। रुपेश जी आपको मैं ब्लॉक कर रहा हूं,
सॉरी मेरे भाई, 1000 किलो का पत्थर रख के ब्लॉक कर रहा हूं, सॉरी। एक मौका फाइनल दे रहा हूं रुपेश आपको, अगली बार आया कमेंट बॉक्स में आंसर तो बंद कर दूंगा, कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा अगली बार अगर रुकेश आ गया आपका तो चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनकी बात बाद में करेंगे, पहले यहां आ जाते हैं। तो याद रखेंगे कि अमृतसर के जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को, याद रखेंगे कि रॉलेट एक्ट का जब विरोध हुआ था तो पंजाब में उस एक्ट का विरोध बहुत प्रबल था, और वहां के जो सैन्य के अधिकारी थे जिनका नाम था ब्रिगेडियर माइकल ओ डायर, उन्होंने 9 अप्रैल 1919 को जो वहां के स्थानीय नेता थे, कौन कौन, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए, और जब उनका गिरफ्तार उनको कर लिया गया तो उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, और उसी सभा पर वहां के जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी दिए निहत्थे लोगों पर, निर्दोष पूर्ण लोगों पर, भीड़ पर गोलियां चलाकर हजारों लोगों की हत्या कर दी। वो दिन एक काला दिन था भारतीय इतिहास में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। जो कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था कि मुख्य निर्वाचन आयोग की पद की अवधि क्या होती है, तो याद रखेंगे 60 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले प्राप्त हो जाए, या 5 साल, ठीक है, 5 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज। आते हैं इधर, निम्नलिखित समितियों में से कौन सी एक समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपकरण समिति, विदेश मंत्रालय की परमादर्शी समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 666, लगाइए पोलिंग 1 2 3। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स खोल दीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की पारदर्शिता से। याद रखेंगे अनुच्छेद आर्टिकल यानी अनुच्छेद 118 के अनुसार इसकी जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसका उसमें दिया गया है। स्थायी समिति के अंदर क्या क्या आता है? तो प्राक्कलन समिति, लेख लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय समिति, जांच समिति, 5 हुआ। एक और है, और एक तरह का समिति जिसको बोलते हैं स्थायी समिति, तदर्थ समिति, उसके अंदर प्रवर समिति, विशिष्ट मामलों में कोई जांच करना हो उसके लिए। सर बहुत लोग भी कमेंट में बॉक्स में आंसर कर रहे हैं, आप उन लोगों को नहीं बोल रहे हैं। चलिए एक मैं ना जनरल वार्निंग दे देता हूं, अगर अब के बाद किसी का ABCD कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर आ गया तो मैं ब्लॉक कर दूंगा, बिल्कुल भी बिना बोले बिना सोचे डायरेक्टली ब्लॉक कर दूंगा। किसी भी व्यक्ति का अगर कमेंट बॉक्स में आंसर आ गया, कमेंट कैसे डिसेबल होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन कमेंट मैं डिसेबल करूंगा तो फिर आप पोलिंग वाला आंसर कैसे देंगे? अब ब्लॉक कर दूंगा, फाइनल वार्निंग हो चुका है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त बिल, फाइनेंस बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति? याद रखेंगे सबसे पहले फाइनेंस बिल को पेश करने से पहले किसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। 1 2 3 आप बता दीजिए कि एक मात्र ऐसी कौन सी अष्ट धातु है जो कमरे के, जो रूम का टेम्परेचर होता है उससे द्रव्य में बदल जाती है, कमरे के तापमान पर वो द्रव्य में बदल जाती है? ब्रोमीन, 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 बहुत बढ़िया। हाँ, जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर दीजिए, ABCD मत करिए बस। करेक्ट आंसर इधर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे कि जो फाइनेंस बिल होता है इसको सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। कहां पेश किया जाता है? तो लोकसभा में। याद रखेंगे इसको हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है, और उसे पेश करने से के लिए भारत के राष्ट्रपति का पूर्व स्वीकृति जो है आवश्यक होता है। इस विधेयक को राज्यसभा के द्वारा भी पारित होना चाहिए, लेकिन पेश कहां होगा? पेश सबसे पहले होगा लोकसभा में, और उसके बाद इसको राज्यसभा जाना होता है और राज्यसभा में भी पारित होता है मनी बिल, ठीक है। याद रखेंगे कि राज्यसभा इसे संशोधित कर सकता है या ना मंजूर भी कर सकता है, राज्यसभा के पास दोनों पावर है। लेकिन जब गतिरोध हो जाता है, विरोध होने लगता है, तो आर्टिकल 108 के अंदर
अनुच्छेद 108 के अंदर, आर्टिकल 108 के अंदर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और राष्ट्रपति से उस पर पुनः विचार करने के लिए कहा जाता है और पुनः विचार किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा उपाध्यक्ष को, इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? कमेंट बॉक्स में बताइए सत्य शोधक समाज का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया, ज्योतिबा फूले हो जाएगा। यहां आ जाइए, वो अपनी इस्तीफा किसको देंगे? विधानसभा अध्यक्ष किसको देता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष किसको देता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? आपको बताना है कि 2 बार कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति रहा है? डॉक्टर राजेंद्र। निम्नलिखित में से यानी इन्हीं में से, यानी ये निम्नलिखित जैसे ही लगा दे तो ई ऑप्शन नहीं होगा, या ई ऑप्शन तब होगा जब इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। कितने लाइव हैं सर? लाइव अभी हैं 259। मैं गलत नहीं बोलता कि 500 लोग लाइक हैं या 1000 लोग लाइक हैं। 259 पीपल आर लाइव होंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इधर का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार हमारे देश के राष्ट्रपति बने। जब देश हमारा, जब रिपब्लिक हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को वो देश को पहली बार राष्ट्रपति बनाया गया। कब बनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, पहली बार। उसके बाद 1952 में जब इलेक्शन हुआ, जब आम चुनाव हुआ, 1952 में पहली बार आम चुनाव हुआ और उसके बाद उन्हें विधिवत राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया। उसके बाद फिर से एक बार बने 1952 के अंदर में, फिर से 1952 के बाद जब 1957 में दोबारा चुनाव हुआ तो फिर से उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, और याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न की उपाधि दी गई। किस रत्न की उपाधि दी गई? भारत रत्न की उपाधि। कब दी गई? 1962 के अंदर दी गई। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? नहीं होगा, था हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर, अनुसूचित जाति जनजाति, पंजाब और हरियाणा, कर्नाटक और तमिलनाडु, किसी भी व्यक्ति का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किस चीज का आविष्कार किया था? बताइए, थॉमस अल्बर्ट क्लिफर्ड अल्बर्ट ने किस चीज का आविष्कार किया था? बल्ब का, एक्सरे का, थर्मामीटर का, स्टेथोस्कोप का, माइक्रोस्कोप का, किस चीज का किया था? एडिशन नहीं पूछ रहा हूं, थॉमस क्लिफर्ड अल्बर्ट, अल्बर्ट है अल्बर्ट। किस चीज का उसने किया था? बहुत, अब इतने सारे लोगों का इतना आंसर आता है ना, आप लोग भी महान हैं एकदम। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिनिकल थर्मामीटर, जिससे आप लोग यहाँ लगा के ऐसे टेम्परेचर मापते हैं ना, उसका उद्घाटन किया था उसने। यहाँ आ जाइए, करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। इसके बारे में अब तो कुछ बताने लायक रहा नहीं, अब बताने की कोई आवश्यकता है नहीं। ठीक है, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि अनुच्छेद 370, अगले क्वेश्चन में बताइएगा, सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूर्ण सहयोग में किसकी जरूरत पड़ती है? स्थानीय जनता की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, राजनेता की, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। और कमेंट बॉक्स में बताइए कि 370 भारत के किस भाग में है या था? भाग 20, 21, 22, 23 संविधान। अच्छा, सुनेंगे क्या? घर वो छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं।
पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। बोलिए क्या कहते हैं, सुनना पसंद करेंगे? इतने सारे लोगों का आ रहा है आंसर। चलिए तो चलिए, आपकी डिमांड है तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देता हूं आपको। एक ही कविता है जो बार बार, जितनी बार पढ़ी जाए, जितनी बार पढ़ता हूं मैं उतनी बार ऊर्जावान होता हूं। तो ध्यान से सुनिएगा, अपने बारे में सोचिएगा कि एक बिहार के अंतिम कोने से निकला हुआ गांव का बच्चा जब पटना शहर में आता है, दिल्ली शहर में जाता है, इलाहाबाद में आता है, उसके घर पे पैसे नहीं होते, फिर भी उसके माँ बाप उसको भेजते हैं, और वो किन सपनों को लेकर के आता है, वो अपनी माता पिता से एक संवाद करता है, वो अपने आप से कुछ कहता है। उसकी भी इच्छा होती है कि जितने भी पर्व होते हैं मेरे घर पे, मैं पर्वों में जाऊं, लेकिन वो जा नहीं पाता। रैंक दिखा दूं, रैंक दिखा दूंगा भैया। कविता छोड़ दूं, बाद में सुनाऊंगा कि सुना दूं? जल्दी बोलो, लाइक ठोको जल्दी, सुनना चाहते हो तो। अभी सुनाइए, सुना दीजिए। बाद में सर सुना दीजिए, बाद में सर सुना दीजिए। चलो पोलिंग लगा लो, सुनने वाले लोग यस नो कर लो। अभी सुनना चाहते हो? 83% जनता का। चलो इतनी देर में तो सुना दिया होता मैंने, 1 मिनट बर्बाद होगा, सुन लो। आना जाना छोड़ चुके, एक बच्चा कहता है अपने आप से, आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिल पर, घरों से मुख है मोड़ चुके, किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को, जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना, नैन में माँ के बसता सपना, कब मैं काबिल बन जाऊं, नैन में माँ के बसता सपना, मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, छत वो घर की टपक रही है, जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मैं मेरिट से, मुझसे ज्यादा रोते हैं, मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं, जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है, गुरुओं से लेकर शिक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस बन इंस्पेक्टर डीएसपी लौटूंगा, बस बन इंस्पेक्टर डीएसपी लौटूंगा। बोलिए एक बार भारत माता की जय। मैं जब जब इसको पढ़ता हूं रोमांचित हो जाता हूं अंदर से। ये एक ऐसा मोटिवेशन है जो यकीनन आदमी को अंदर से, बिहार के बच्चों को खासकर अंदर से झकझोर के रख देता है कि उसके माता पिता कितने कष्ट में जाते हैं। माँ हमेशा सोचते रहती है कि मेरे बेटे की नौकरी हो जाए, मेरी बेटी की नौकरी हो जाए, मेरे बेटा या बेटी दोनों की हो जाए। ठीक है, रोम रोम हकीकत में खड़ा हो जाता है रामलाल जी। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर, चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्थानीय जनता के बिना सहयोग के संभव नहीं है। इस कोड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लेना चाहते हैं तो। बिल्कुल भावुक हो जाता हूं। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता
किसकी छत्रधार छाया में हुआ था? आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? दूसरा गोल गंबे जल, याद रखिएगा, दूसरा गोल गंबे सम्मेलन। इमर्सन गांधी, हेलो गांधी, हेले गांधी, इरविन गांधी और गांधी साइमन। करेक्ट आंसर आपको पोलिंग में लगाना है 1 2 3। रैंक दिखा दूंगा भाई, रैंक से क्या मतलब है, टेस्ट देते चलिए ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, याद रखेंगे। दूसरा गोलगे सम्मेलन 7 सितंबर 1931, 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर तक चला था। इतना लंबा चला था, 1 दिसंबर तक। इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि ने थे कौन? महात्मा गांधी शामिल हुए थे, और उन्होंने जो मुख्य मुद्दा उठाया वो बताया कि संघीय ढांचा और अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करना मुख्य मुद्दा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के 73वें संबोधन का संबंध किससे है? नगर पालिका, नगरीय नियम, मकान किराया, पंचायती राज, सांसदों के वेतन और उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। गलत नहीं होना चाहिए, इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ABC लगाइए फटाफट। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखेंगे, भारत संविधान के 73वें संविधान संशोधन जो कहां लिखा गया, जिसमें भाग 9 जोड़ा गया। कहां क्या जोड़ा गया? भाग 9। भाग 9 को क्या कर दिया गया? ऐड कर दिया गया, और उसी इसमें किस नाम से किया गया? द पंचायत के नाम से उल्लेखित किया गया। याद रखेंगे, अनुच्छेद 243 से लेकर के, अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक, ओ तक, ABCD करके ओ तक जोड़ा गया, और इसको जो है इसमें कानून बना दिया गया, और इस कानून में एक 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई इसके अंदर में। इसमें पंचायत में बहुत सारे वस्तु गए, टोटल 29 कार्यकारी वस्तुओं को जोड़ा गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है? सहकारी कृषि, बिचौलियों की समाप्ति, भू ज्योति, किसानों का एकत्रीकरण, किसानों का मकान ऋण, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कुछ, कमेंट बॉक्स में देना चाहते हैं आंसर क्या? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहां अवस्थित है? बताइए, सलीम चिश्ती का मकबरा कहां अवस्थित है? बहुत बढ़िया। चलिए तो आते हैं इस क्वेश्चन में। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, ये इजी क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, जिसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं? पथकर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री शुल्क, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। 1 2। पथकर का मतलब रोड टैक्स या टोल टैक्स कहते हैं उसको, टोल टैक्स। अनुसूची और अनुच्छेद में बहुत अंतर है। अरे बाबा ऐसे मत करो, शेड्यूल होता है अनुसूची, और अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? आर्टिकल होता है। देखिए, प्रत्यक्ष कर कौन है? तो टोल टैक्स, याद रखेंगे, डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो व्यक्ति से डायरेक्टली वसूला जाए, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता है। सेल टैक्स नहीं होता है। सेल टैक्स अगर हम जो भी बेचते हैं, पोल सही है, ठीक है ना, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिए। टोल टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। दो तरह के भारत में कर प्रणाली पाई जाती है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष कर। तो अप्रत्यक्ष कर के रूप में नहीं, प्रत्यक्ष कर के रूप में इनकम टैक्स आता है, क्योंकि वो हम पे करते हैं और हम ही को पे करना होता है। ऐसा नहीं कि मेरे बदले मेरा भाई पे कर देगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो टोल टैक्स होता है, आपकी गाड़ी जब पार करेगी तो आप ही को पे करना है, ऐसा नहीं कि पीछे वाला पे कर देगा, इसलिए वो डायरेक्ट टैक्स है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है? चमड़ा, कपड़ा, हथकरघा, चीनी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर है 476। लगाइए पोलिंग 1 2 3। 15 सेकंड का गेम शुरू हो गया। आप क्वेश्चन में 15 सेकंड मिलेगा आपको। विवेक कुमार जी ने भी कुछ क्वेश्चन बोला है। विवेक जी देख लूंगा मैं, टेंशन मत लीजिए, मैं देख लूंगा, ठीक है।
करेक्ट आंसर आपको बताना है कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हथकरघा। याद रखेंगे कि पूरे भारत के अंदर में हथकरघा उद्योग जो है ना सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। क्यों? क्योंकि इसका विकास जो इसका डेवलपमेंट है लगभग हर राज्य में हुआ, बिहार, यूपी, एमपी, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सब जगह इसका विकास हुआ है। इस उद्योग से लगभग 1.3 करोड़ 1.3 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। और लगभग याद रखेंगे इसी हथकरघा के कारण भारत में जितने कपड़ों का उत्पादन होता है उसमें लगभग 73% कपड़ा जो है 73% कपड़ा जो है इसी हथकरघा से निकलता है। ऐसा नहीं कि मशीनें प्रोड्यूस कर रही हैं, अभी भी हथकरघा का बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों में को अपने रोकर शेष और कुल परिसंपत्ति के बीच एक मध्य निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, मतलब कैश बैलेंस और टोटल एसेट के बीच में उत्पाद रखना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? एसबीआर, कुछ होता ही नहीं, एसएलआर, सीबीआर, सीएलआर, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक ही टर्म सही है, करेक्ट आंसर लगा दीजिए। चलिए इस बार ना आपको थोड़ा वेट कर लेता हूं 30 सेकंड, और 30 सेकंड के बाद आपको मैं लीडर बोर्ड दिखा देता हूं। हाँ, हथकरघा मतलब हाथ से बुना हुआ। एसएलआर होता है, देखिए किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमा का वह भाग जो नगद, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा के रूप में उसके पास अनिवार्य रूप से रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? सर्वाधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार राज्य में कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू थी? आपको बताना है कि कितनी परियोजनाएं चालू थी। 10, 12, 13, 15, इसमें कुछ है नहीं, फटाफट बता दीजिए। 1, 2, 3, कितनी परियोजनाएं चालू थी? चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या? समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास किनके किनके बीच होता है? किन दो देशों के बीच होता है समुद्र शक्ति? समुद्र शक्ति किन दोनों देशों के बीच युद्ध में होता है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का किससे होता है ये बताना है, दो देशों का नाम लेना है। समुद्र शक्ति किसके बीच में होता है? तो आइए यहां पे देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 13। समुद्र शक्ति जो है इंडिया और इंडोनेशिया, याद रखेंगे इंडिया और इंडोनेशिया में होता है, और ये मैक्सिमम बंगाल की खाड़ी में होता है। मैक्सिमम टाइम ये बे ऑफ बंगाल में होता है, बे ऑफ बंगाल। सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी किस देश की बीमा कंपनी है? भारत, कनाडा, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा? पोलिंग लगाइए 1, 2, 3। अब देखिए आपको सुनेंगे ना तो जमीन आपकी खिसक जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर, सॉल्यूशन सुनिए। करेक्ट आंसर होगा कनाडा। जरा ध्यान से सुनिएगा, करेक्ट आंसर होगा कनाडा। सन लाइफ फाइनेंशियल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस की कंपनी है। एलआईसी बच्चा है, एलआईसी भारत में है। सन लाइफ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। कहां की है? तो कनाडा की है, और सबसे पुरानी भी है, सबसे पुरानी कंपनी भी है। कब हुआ? तो 1865 में इसकी शुरुआत हुई है, 1865 में, जब कांग्रेस का अधिवेशन शुरू नहीं हुआ था ना, ठीक है, जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे 1857 से अभी निकले ही थे, तब से। सब लोगों को बफरिंग हो रहा है? जल्दी कमेंट करो, यस नो, बफरिंग हो रहा है क्या? हुआ था। चलो तो 1 मिनट वेट कीजिए, मैं इंटरनेट कनेक्शन चेंज कर लेता हूं, स्विच कर लेता हूं। 1 मिनट वेट कीजिए, 1 मिनट, 30 सेकंड रुकिएगा, भागिएगा मत।
चलिए, तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? घरेलू बचत को बढ़ाना, अप्रत्यक्ष करों के प्रभाव को कम करना, अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना, विदेशों में बचे रहे लोगों को करना। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है, ए बी सी। जल्दी लगाइए पोलिंग में। हाँ, इंडिया में भी है। चलिए, ये बता दीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लाया गया था? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है कब लाया गया था? कमेंट बॉक्स बताइए, खोलिए जरा। सही है। ये लीजिए भैया, लीडर बोर्ड मैंने दिखा दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 और यहां हो जाएगा सी ऑप्शन। कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? आपको बताना है कोंकण रेल किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, केरल, गोवा। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा लगाइए पोलिंग जल्दी। अवनी, अगर आपका रैंक नहीं आया तो आप 100 से बाहर हैं, 100 लोगों के अंदर नहीं है, 100 लोगों का ही रैंक दिखाता है। बहुत बढ़िया। तो कोंकण रेलवे, थोड़ा फटाफट करते हैं भैया, थोड़ा फटाफट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कोंकण रेलवे परियोजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखेंगे, इसकी शुरुआत मार्च 1990 के अंदर हुई थी। मार्च 1990 के अंदर हुई थी। और गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक और केरल के बीच, केरल भी है इसमें, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच छोटे से रेल मार्ग का एक लिंक प्रदान किया गया और इसको अलग से सेपरेट चलाया गया। लेकिन 1994 के अंदर में, याद रखेंगे, 1994 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया और इस परियोजना को आस्था से मंगलुरु के बीच, आस्था से मंगलुरु के बीच, आस्था से मंगलुरु के बीच 760 किलोमीटर लंबी परियोजना जो है चलाई गई। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सुरंगें आती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी किसका मिट्टी का दूसरा नाम है? लाल, काली, कछारी, लैटराइट। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या होगा? 1 2 3। ई ऑप्शन नहीं होगा करुणानिधि। जल्दी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी। अब 15-15 सेकंड मिलेंगे, 15 सेकंड, ज्यादा नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखेंगे, जो भारत की स्थानीय मिट्टी है, स्थानीय मिट्टी, जितनी भी भारत की स्थानीय मिट्टी है, उसमें जो काली मिट्टी है वो सबसे अलग दिखाई देती है और काली मिट्टी को रेगूर भी कहा जाता है। इसके अंदर बेसिकली नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। क्या कमी होती है? नाइट्रोजन, पोटास, नाइट्रोजन, पोटास और ह्यूमस, ह्यूमस की कमी होती है। इसके कारण ये काली दिखती है। और याद रखेंगे, ये प्राय जो है इसे काली कपास मिट्टी भी लोग कहते हैं। काली कपास मिट्टी क्यों? क्योंकि इसमें कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। काली मिट्टी जो मुख्यतः हमारा जो नीचे का भाग है, यानी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। और काली मिट्टी को हम लोग लावा मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को हम लोग लावा मिट्टी भी कहते हैं। इस बात को याद रखें। क्यों लावा मिट्टी कहते हैं? क्योंकि जो दक्कन का जो ट्रैप है, दक्कन के ट्रैप में जो लावा वाले चट्टान है, उसकी अपक्षक या उसके फूटने पर, टूटने पर, उससे ही ये मिट्टी निकलती है, ऐसा माना जाता है। अंकुश प्लस आपको लेना है तो 6203279540 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के तुरंत बाद। नया बैच शुरू हुआ है, 3 क्लास हो चुका है उसके अंदर में। नया बैच में आज चौथा क्लास है, दोपहर में 3 बजे। ठीक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किसमें हुआ था? ये थोड़ा ना डिफॉल्टिंग क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब से हुआ था? तो इजोइक में, पैलजोइक में, मेसोइजिक में और सैनोजोइक में। और ऊपर से उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। मैं जो आंसर मार्क करूंगा वो बीपीएससी ने आंसर दिया है, वही वाला मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, जो आंसर मैंने मार्क किया, ये आंसर बीपीएससी ने, आयोग ने इसी आंसर को दिया है। हाँ, सही भी आंसर है, मैं कहां कह रहा हूं कि गलत है। याद रखेंगे मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैनोजोइक। जरा सुन लीजिए, जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी की बेसिकली जो चौड़ाई होती है वो 10 मीटर से लेकर 50 मीटर, तो कोई बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं होती है। इस श्रेणी का निर्माण जो है सैनोजोइक अवधि के अंदर में अवसादी और असंगठित जो चट्टान थे उनके कारण हुआ। शिवालिक, जो शिवालिक श्रेणी है, वो हिमालय के सबसे दक्षिणी और सबसे नवीनतम श्रेणियों में से एक है, सबसे नई श्रेणियों में से एक है। यह जो पर्वत श्रेणी है, ये भारत के, हम उधर क्या बोलते हैं, सिक्किम राज्य से निकलती है। सिक्किम राज्य में जो तिस्सा नदी है, तिस्सा नदी से लेकर
पश्चिम पश्चिमोत्तर की ओर निकल जाती है उधर, और ये इसका विस्तार जो है नेपाल की तरफ भी है, भारत की ओर भी है, उत्तरी पाकिस्तान की ओर भी है। लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्रों में ये फैला हुआ है। शिवालिक जो है बेसिकली नीची और समानांतर श्रेणियां, समानांतर पहाड़ियों में से एक मानी जाती है। ये जो ग्रेटर हिमालय है, वृहद हिमालय के अवसादों से ये बनी है। और याद रखेंगे ये जो पूरा क्षेत्र होता है शिवालिक का, इसमें बहुत ज्यादा भूस्खलन की समस्याएं होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 684, कावेरी नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गलत नहीं होना चाहिए, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केवल। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी चल रहा था, अभी केस सॉल्व हो गया। कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक से ज्यादा, 1 2 3 लगाइए। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। याद रखेंगे कर्नाटक और तमिलनाडु, कावेरी जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के उत्तरी भाग, उत्तरी तमिलनाडु से बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। क्या है? सदा नीरा नदी है। ये जो बेसिकली जो वेस्टर्न घाट है, यानी पश्चिमी घाट के जो पर्वत है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट के पर्वत जो है, क्या नाम है पर्वत का? ब्रह्मगिरी से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर है। और ये दक्षिण पूर्व से प्रवाहित होते हुए कावेरी नदी के तहत ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्रा में नहीं है, ये यहां नहीं है, ये यहां नहीं है। तो बताना है कि कौन गलत है। आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, लगाइए पोलिंग 1 2 3। अरे भैया, तमिलनाडु में बहने वाली सदा नीरा नदी इसको भी कहते हैं। 710 क्वेश्चन है टोटल। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क आंध्रा में नहीं है। कहां पे है? तो नागरहोल राष्ट्रीय पार्क मैसूर में है, मैसूर में है। मैसूर कहां है? तो कर्नाटक। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप शशि शर्मा के कोड का इस्तेमाल कीजिए। नया बैच शुरू हुआ है, 3 क्लास निकल चुका है, 3 क्लास निकल चुका है। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस लगातार होती है, मैं खुद से कॉपी चेक करता हूं, उसके लिए परेशान मत होइएगा। मैं यकीन और भरोसे के साथ कहता हूं आपका पैसा नहीं डूबेगा। इतना पैसा आप 1 महीने का किराया दे देते हैं पटना, इलाहाबाद जैसे शहरों में। ठीक है, आ जाइए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो 6203279540 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। एक बार एडमिशन लीजिए और अनलिमिटेड टाइम्स तक पढ़ते रहिए, अनलिमिटेड बैच में पढ़िए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। काजीरंगा किसके लिए प्रोजेक्ट है? काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। काजीरंगा क्या है? एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। प्रोजेक्ट टाइगर, द्विश्रृंगी गैंडा, एक श्रृंगी गैंडा, बी और सी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं है। एक से ज्यादा, लगाइए पोलिंग 1 2 3। 15 सेकंड दूंगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में मैं आपको, कमेंट बॉक्स क्या छोड़िए, यही बता दूंगा। सर मैंने आपको कॉल किया था बट आपने रिप्लाई नहीं दिया। प्रिंस परी, अभी आप कॉल कर लीजिएगा, जैसे ही क्लास खत्म होगा ना उसके तुरंत बाद कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मेरे ही पास मोबाइल है, ये देखो, एक फोन यहाँ है और ऑफिस वाला फोन यहाँ है, दोनों फोन पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नमित सिंह जी, अगर आपको ज्यादा जल्दी हो रही है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा एक श्रृंगी गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी के दक्षिणी भाग में वो कौन सी नदी है जो सबसे पूर्व में, सबसे ईस्ट में गंगा में आकर मिल जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन नदी है। सकरी, क्यूल, चंदन, फल्गु। गलत होगा बहुत लोगों का। 1 2 3 नंबर ले लीजिए भैया, 6203279540। इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कॉल कीजिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। प्रभा गुप्ता जी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, चंदन नदी। याद रखेंगे चंदन नदी जो है अंग और मगध, अंग और मगध की जो सीमा है उस पर बहने वाली ये नदी है। और चंदन नदी गंगा की सहायक नदी है। और वाल्मीकि, याद रखेंगे वाल्मीकि किशिकधा,
ने इसका उल्लेख पढ़ता है, इसका उल्लेख उसके अंदर में है। और ये कहाँ मिलती है? सबसे पूर्व मिलती है गंगा में आके। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंदन। फोन पे से भी कर सकते हैं, अरे सब कुछ कर सकते हैं। क्लास के बाद बात कर लेंगे भैया, क्लास में नहीं। भरत जी क्लास के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिएगा, जितना भी इंक्वायरी होगा पूछ लीजिएगा, ये व्हाट्सएप का नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस जिले की सिंचाई क्षमता न्यूनतम है? आपको बताना है कि किसकी सिंचाई क्षमता न्यूनतम है। इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है। किशनगंज, जमुई, मुंगेर, लखीसराय, ABCDE करेक्ट बताइए। सिंचाई की क्षमता सबसे कम कहां पे है? बहुत फेमस क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, राहुल राज आ चुके हैं। राहुल राज जी स्वागत है आपका, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग, पंखुड़ी आ गई हैं। बिल्कुल, क्लास के जस्ट बाद मैं कॉल रिसीव कर लेता हूं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जमुई। याद रखेंगे, जमुई जिला जो है, बिहार का जो जमुई जिला है, नक्सल प्रभावित जमुई जिला हुआ करता था, उसके अंदर में जो सिंचाई की क्षमता है वो सबसे न्यूनतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? इंद्रपुरी जलाशय योजना उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। 1 2 3 4 जल्दी लगाइए फटाफट। किस चीज का नंबर जानना है प्रभा गुप्ता जी? किस चीज का नंबर? बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है। तो इंद्रपुरी जलाशय के बारे में बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे, जब 2000 के अंदर बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ, तो राज्यों का जब पुनर्गठन हुआ, आप ऐसे कह सकते हैं, तो उसके बाद कदवन जलाशय, कदवन नाम था इसका, क्या नाम था? कदवन जलाशय। कदवन जलाशय, याद रखेंगे, कदवन जलाशय योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? इंद्रपुरी रख दिया गया, इंद्रपुरी जलाशय योजना। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रस्तावित किया था, और इसकी बांध की ऊंचाई लगभग 173 मीटर है, बहुत ऊंची है, 173 फीट है इसकी बांध की ऊंचाई। इस पर बहुत झगड़ा हुआ, कोर्ट में मामला गया, इस पर बहुत लोगों ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन सर्वे ऑफ इंडिया जो निकलती है, उसने अपने कंटूर सर्वे कराने का निर्णय लिया था, और कंटूर सर्वे के बाद इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बिहार में डोलामाइट पाया जाता है, कहां पाया जाता है? रोहतास, गया, शेखपुरा, जमुई। फटाफट, इजी इजी क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी जल्दी कीजिए। बिहार में कहां पाया जाता है? पोलिंग लगाना है, 1 2 3। डोलामाइट कहां पाया जाता है? 710 तक होगा भैया, 710 क्वेश्चन तक होगा। चलिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखेंगे, बिहार का जो रोहतास जिला है, जो छोटा नागपुर प्लेटू के ऊपर बसा हुआ है, जो छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आता है, रोहतास जिला में चूना पत्थर और डोलामाइट दोनों का बहुत पर्याप्त भंडार है। इस क्षेत्र के कारण, इस क्षेत्र में फैला हुआ जो विध्यन शैल समूह है, जितना बड़ा शैल समूह है, सब में बालू और चूना पत्थर सबसे ज्यादा भंडारित है। वहां पे रोहतास में सीमेंट की 2 फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, याद रखेंगे। सर, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, उसके लिए कीजिए। देखिए, मैं एक बात सोच रहा था, 1 मिनट सोचिए, सुनिएगा। मैं सोच रहा था कि पूरा बिहार स्पेशल, जैसे क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस, इतनी चीजों को मैं क्या करूं कि एक एक दिन ले आऊं, सबके 60-60 क्वेश्चन, जो 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 5 दिन के अंदर पूरा बिहार स्पेशल समाप्त। कैसा रहेगा बताइए? सही रहेगा? यस नो करिए, पोलिंग लगा दिया है। कैसा रहेगा? 5 दिन, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 दिन। बहुत लोग कह रहे हैं यस सर। अच्छा, टाइम क्या रखा जाए? मैं सोच रहा हूं शाम का समय हो या रात का। रात का या शाम का? शाम का चलेगा, मतलब रात के 8 बजे, 8 PM, 8 to 9:30। आपका क्वेश्चन मस्त होता है, लगता है दम है। शाम में देखो, मेरे पास ना प्लस की क्लासेस होती हैं शाम में। मैं 3 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक पूरा ब्लॉक हूं, इसमें मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम इन बिटवीन 3 to 7:30, ठीक है ना? 3 to 7:30 में कंटिन्यूअस क्लासेस रहती हैं, तो 3 and 7:30 के बाद आप मुझे बता सकते हैं कि कब हो सकता है ये क्लास। अगर आप कहें तो रात में एक क्लास हम लोग शेड्यूल कर सकते हैं, वी कैन शेड्यूल इन द नाइट।
ओके फाइन, विल डिसाइड इट, विल डिसाइड इट, कल बात करते हैं इसके ऊपर। अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पहाड़ों पर जल कम तापमान की उपलब्धता है क्योंकि पहाड़ों पर जल कम तापमान की उपलब्धता, क्योंकि पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों का कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है, पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है, ऑक्सीजन कम होती है, इनमें से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3, 15 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड। अभय सरकार रहता है सर 8 बजे। 7 बजे चलेगा, 7 बजे, 7 बजे तो नहीं हो पाएगा, 7:30 बजे। चलिए ठीक है, बाद में बात करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उतक का प्रकार नहीं है? कौन सा जंतु उतक का प्रकार नहीं है? संयोजी उतक, पेशीय उतक, ग्रोधक, स्क्राइब बोलते हैं, तंत्रिका उतक, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 692, लगाइए पोलिंग 1 2 3। सर आपको भी तो रेस्ट चाहिए ना। रेस्ट नहीं चाहिए मेरे भाई। मैं तो सोच रहा हूं रात को 12 बजे लगा दूं, कैसा रहेगा? रात को 12 बजे। नो सर, नो सर, यस सर, नो सर। बहुत अच्छा, चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, स्क्राइब बोलते हैं इसको। जंतु ऊतक बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोजी, पेशीय, उपकला और तांत्रिक ऊतक, चारों होते हैं। जबकि जो ध्रोतक होता है वो पादप ऊतक कहलाता है। क्या कहलाता है? पादप ऊतक कहलाता है। याद रखेंगे, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धतोतक। इस कोड का अगर आप यूज करते हैं तो 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको इस यूज करना है 6203279540। ट्रिप्सन एंजाइम निम्न में से किसके पाचन में सहायता करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उपरोक्त में से दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। 693 नंबर है, पोलिंग लगाइए। हाँ, सिर्फ 5 दिन के लिए, सिर्फ 5 दिन करना है बर्दाश्त, सिर्फ 5 दिन। 5 दिन में पूरा बिहार स्पेशल खत्म, उससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रेडिक्ट। याद रखेंगे, जो ट्रिप्सन एंजाइम होता है वो प्रोटीन जो होता है उसके पाचन में मदद करता है। क्या करता है ट्रिप्सन एंजाइम? प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। यह प्रोटीन को पॉलीप्राइड श्रृंखला, पॉलीप्रोपाइड श्रृंखला और पोस्टोन श्रृंखलाओं में क्या करता है? विखंडित कर देता है, दोनों को विभाजित कर देता है। ठीक है ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? बहुत इजी है, कोई गलत नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 690 है। विलियम हार्वे, एंटोनी वेलोनी, लिस्टिमर हेल्स, लैंडनीर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। मैं अपने अनुसार टाइम सोच लेता हूं, उसके बाद बात करूंगा मैं खुद। कल बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विलियम हार्वे। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? विलियम हार्वे, ए ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा, जो रुधिर परिसंचरण है उसकी खोज सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने की थी। मानव जो शरीर है, मानव के अंदर में जो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जो बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, उसमें रुधिर जो है एक विकसित परिवहन तंत्र है, परिवहन का तंत्र है। और जो तंत्रों में बहता रहता है, जो हृदय की धमनियों में, शिराओं में, कोशिकाओं में बना होता है। ठीक है, अभी सोच रहा हूं, अभी मैंने फाइनल नहीं किया भाई, थोड़ा रुक जाओ। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंध मुख्य रचनाएं हैं। प्राथमिक स्वनि, द्वितीयक श्वसन, प्राथमिक उपशाखाएं, वायु कोश, उपरोक्त में से कोई नहीं, या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 695, 1 2 3 4। जल्दी लगाइए। बिहार स्पेशल का क्लास जरूर करवाइएगा, रात को 2 बजे भी चलेगा। इस टाइम पे नहीं, जो मैं वादा करता हूं ना उसको निभाता हूं। मैंने कहा है कि इसमें मिक्स चलेगा तो बीपीएससी पीटी तक चलेगा, 6000 क्वेश्चन होने के बाद ही रुकेगा।
करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वायु कोश। ध्यान रखेंगे जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर के फेफड़ों जो होते हैं, फेफड़े होते हैं, उस फेफड़े के अंदर में गैसीय विनियम से संबंधित मुख्य रचनाएं पाई जाती हैं जो वायु कोश कहलाती हैं। ये वायु कोश जो होती है, इसकी संरचना जो होती है बहुत पतली सी होती है, अत्यंत पतली एक कोशिका से बनी होती है। और ये जो पतली जो है ना बहुत लचीली होती है, इसकी जो संरचना है बहुत लचीली लुचपुच होती है। इस जो क्या करती है, जो हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस को रुधिर में आने जाने का आदान प्रदान करवाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? चलिए लास्ट चल रहा है, 5 मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगा। मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? वृक्क यानी किडनी, फेफड़े, त्वचा, यकृत, उनमें से कोई नहीं है, एक से ज्यादा। लगाइए पोलिंग 1 2 3। कब से बिहार स्पेशल स्टार्ट होगा? अरे भाई रुक जाओ यार, रुक जाओ। कितना मैं लोगों का आंसर करूंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुद बता दूंगा कि कब लगेगा। बिहार स्पेशल लगाऊंगा 5 क्लास, 300 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल साफ हो जाएगा। इसके बाद बचेगा ही नहीं कुछ, किसी एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरी। 1 वीक नहीं, सिर्फ 5 दिन। जो बोल दिया सो बोल दिया। जल्दी ही, हाँ बिल्कुल जल्दी लगाऊंगा, डोंट वरी। करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी किडनी। याद रखेंगे जो मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है वो क्या होता है? वक्र कहलाता है, यानी किडनी कहलाता है। जो फेफड़े हैं, यकृत है, ये त्वचा है, ये उत्सर्जन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन अंग के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? पैंक्रियाज में यानी अग्राशय में, बड़ी आंत में, लार्ज इंस्टेटाइन, छोटी आंत स्मॉल इंस्टेटाइन, यकृत यानी लीवर में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर है 697। लगाइए पोलिंग 1 2 3 4। थोड़ा फास्ट सर, ड्यूटी जाना है। बिल्कुल 5 मिनट के अंदर लपेट खत्म कर दूंगा, 5 से 7 मिनट में। खत्म ही हो चुका है, साइंस चल रहा है, मेन तो खत्म ही हो चुका है। इसका करंट अफेयर है, जल्दी जल्दी लगाइए और घर जाइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लीवर। याद रखेंगे कि जो फाइब्रिनोजेन नामक जो प्रोटीन है उसका उत्पादन जो होता है यकृत से होता है, यानी लीवर से होता है। जो रुधिर जो है हमारा, रुधिर के जो थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। रुधिर में जो थक्का बनता है उसमें मदद यही करता है फाइब्रिनोजेन। इसके जो अतिरिक्त इसकी अगर बात करें तो हेपरीन प्रोटीन का आपने नाम सुना होगा। हेपरीन प्रोटीन का उत्पादन भी यकृत के द्वारा यानी लीवर के द्वारा ही किया जाता है, जो जो हमारा शरीर है उसके अंदर जो रुधिर को जमने से रोकता है। 12 बजे रात को बोल रहा हूं मैं, 12 बजे रात। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट और दसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजित को क्या कहते हैं? आवेग संधि, सिनेप्सिस, एक्सॉन हिलाक, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से ज्यादा लगाना है। 698 नंबर क्वेश्चन है, 1 2 3। रात को 12 बजे और फिर सुबह 8 बजे। वो जीवन क्या रो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे सोते हैं, और जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है तुमको, पता है रब को, मेहनत में मेरे कमी नहीं, और वो जीवन क्या जीवन यारो जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा मेहनत मेरा हथियार है, गुरुओं से लेकर दीक्षा अर्जुन रन को तैयार है। सब्र का मैया बांध न टूटे, सब्र का मैया बांध न टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीने बाकी हैं, बस बन डीएसपी लौटूंगा, बस बन डीएसपी लौटूंगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ले लीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सिनेप्सिस। एडिनैलिन और नाइट्रोएडिलिन, एडिनैलिन और नोराड्रेनालाइन क्रिया अवधि है किस चीज के? एक साथ मिलकर काम करने की, एक दूसरे के विपरीत काम करने की, एक दूसरे पर निर्भर रहने की, एक दूसरे से भिन्न रहने की। उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से ज्यादा। लगाइए जल्दी से फटाफट। इसके बाद आएगा लास्ट क्वेश्चन। थक गया मैं भी, है ना, बोलते बोलते। ठीक है, दे दूंगा।
ग्लूकोज डी है, हाँ भाई ग्लूकोज डी है, ग्लूकॉन डी है। कम बोलिए सर, करेक्ट ऑप्शन। इस कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होगा। जिन लोगों को कॉल करना होगा, तुरंत क्लास खत्म होगा कॉल कर लीजिएगा, 6203279540, यही नंबर है। लास्ट मतलब क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जल के संक्रमण के कारण नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी, पीलिया, हैजा, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। सारा बिहार स्पेशल गलत हुआ है। अच्छा, बिहार स्पेशल का मैं उपाय कर देता हूं, 5 क्लास लगाऊंगा, डोंट वरी। 5 क्लास, 300 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल साफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी दूषित जल के द्वारा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, ये संक्रमण जो है विषाणु के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। जबकि बाकी सब पीलिया, हैजा, टाइफाइड, ये सब क्या होते हैं, या तो प्रदूषित दूषित जल के होने से, या खाद्य पदार्थ से उससे बने होते, जो खाना बनता है गंदे पानी से या दूषित जल से, उसके कारण होता है। चलिए, तो अब आ गई हमारी बारी किसकी? तो अब आ गई हमारी बारी क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स की। तो 10 क्वेश्चन है, अगले 5 मिनट में हम लोग खत्म करेंगे इसको। हाँ, लगाइए। अब मैं 10-10 सेकंड का टाइम दूंगा, ठीक है, 10 सेकंड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया है? असम, दिल्ली, पंजाब, गुजरात। लगाइए पोलिंग 1 2 3 4। किस राज्य सरकार ने राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू? चलिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। याद रखेंगे, असम में सबसे ज्यादा सुअरों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? तो असम में है। सुअरों की संख्या असम में है लगभग 30 लाख, लगभग 30 लाख सुअर हैं। और ये अफ्रीकी स्वाइन जब कब शुरू हुआ था? तो 1921 के अंदर में, 1921 में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू हुआ था। और किस चीज कहां से स्टार्ट हुआ था? तो केनिया से। केनिया और इथोपिया, केनिया और इथोपिया नाम की जगह से इसका स्टार्टिंग हुआ था, और यहां से ये संक्रमण बाहर आया था। अभी जो है ये असम में इसका मरूज पाया गया है। डीएनए वायरस, इसका जो वायरस होता है वो परिवार के डीएनए वायरस के कारण होता है, इस बात को याद रखेंगे। और राज्य सरकार ने इसके कारण बहुत सारे रैंक भी दिए। सर रैंक कैसे पता चलेगा? बिहार दरोगा मेंस क्लास कब से है? मेंस बैच शुरू है प्लस के अंदर में, 6203279540 मेंस बैच चल रहा है प्लस के अंदर में। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया? आपको पता ना होगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। किसका लाइसेंस रद्द दिया? देना बैंक, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, उत्कर्ष बैंक, एक्सिस बैंक। करेक्ट ऑप्शन लगाइए। हाँ, 2500 सुअर एक दिन में मरे हैं, इसीलिए ये न्यूज में था। पोल नहीं आ रहा है तो एग्जिट कर जाइए और फिर इन कर जाइए। टाइम दिन में आप कभी भी, टाइम तो मैटर ही नहीं करता प्लस के अंदर, आप तो कभी भी देख सकते हैं। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। याद रखेंगे, जो भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव बैंक चलते हैं उसके अंदर एक नाम है सीकेपी सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। इसको अभी क्या कर दिया, इसकी स्थिति बड़ी खराब है, बहुत सारे एनपीए हो गए, बैलेंस शीट खराब हो गया है, तो इसको क्या कर दिया, इनका लाइसेंस ही रद्द कर दिया। ये बेसिकली इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो मुंबई के अंदर है, माटुंगा में। और इस बैंक की सिर्फ 8 ब्रांचेज है, सिर्फ 8 ब्रांचेज हैं, इसलिए इसको बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? के एस निसार अहमद किस भाषा के कवि और प्रोफेसर थे? हिंदी, तमिल, कन्नड़, पंजाबी। 4 ऑप्शन है आपके पास, लगाइए पोलिंग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कन्नड़। याद रखेंगे, कन्नड़ के बहुत बड़े कवि थे, इनको पद्मश्री अवार्ड में मिला है 2008 के अंदर में, पद्मश्री भी है। आप जिम भी किया करो। बिल्कुल नमित जी, बिल्कुल करूंगा, ठीक है ना। अभी सारा जिम बंद है मेरे भाई। इतना आप ख्याल रखते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं नमित भाई, दिल जीत लिया आपने मेरा। मन कर रहा है क्या निकाल के आपको दे दूं मैं।
हाल ही में किस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठिकरी पहरा का उपयोग किया गया? याद रखेंगे, किसको रोकने के लिए ठिकरी और पहरा? दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा, पंजाब और गुजरात। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 1 2 3। सिर्फ दुआ दीजिए, दुआ तो मेरी तरफ से बहुत है भाई, सब लोगों के लिए दुआ है, सभी लोग तरक्की करें, ईश्वर से यही मेरी कामना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर आ गया है। करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन, पंजाब और हरियाणा। याद रखेंगे, पंजाब और हरियाणा में ये चलनिंग है, इसको कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? कम्युनिटी पुलिसिंग। कम्युनिटी पुलिसिंग की एक प्रथा है। इसके तहत क्या होता है कि जो भी एक गांव होते हैं उसमें एक से अधिक व्यक्तियों को गांव में रात में पहरा देना होता है। क्या करना पड़ता है? गांव में पहरा देना होता है। जो भी व्यक्ति अगर गांव में संदिग्ध दिखता है, जो प्रवेश करता है, ये परंपरा बहुत पुरानी है, उसको फिर से शुरू कर दिया गया पंजाब और हरियाणा में। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त की मंजूरी दी है? एक किस्त दिया जा चुका है, दूसरा किस्त कितने रुपए? 1000 रुपए, 500, 1500, 700। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। इन्होंने ना बैंकों वालों की बैंक की बैंड बजा दी है। मेरी बहन है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बैंकों में मैनेजर है, चार्ज में है, पीओ हैं, तो वो लोग बड़ा परेशान रहते हैं इन चीजों को लेकर। 500 रुपए लोग कलेक्ट करने आ जाते हैं, लेकिन उनकी भी मजबूरियां हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गरीब कल्याण योजना के अंदर में दूसरी किस्त 500 रुपए की जारी कर दी गई है। ठीक है, पहली किस्त में 20,000 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिला है। 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को, 20,000 नहीं, 20 करोड़। संध्या, आई एम ऑल्सो बैंकर। बहुत बढ़िया। तो संध्या, आप बैंकर है तब प्लस कोर्स में क्यों नहीं है? आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके ले लीजिए। कौन से बैंक में है आप? नेक्स्ट, किस संस्था ने हाल ही में उच्च संक्रमण में तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? आपको बताना है कि इसने एक टावर ही बना दिया है, डीआरडीओ ने, इसरो से, एसएससी ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में। तो क्या आंसर होगा बताइए। सीकेपी बैंक। एसबीआई दिल्ली ऑफिसर में है या असिस्टेंट में है? कहां पे, किस ब्रांच में दिल्ली में बताइए। बहुत सारे लोग स्टूडेंट है मेरे वहां दिल्ली में। मेनी पीपल आर पोस्टेड इन दिल्ली, मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर देयर इन दिल्ली। चलिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डीआरडीओ। याद रखेंगे, डीआरडीओ ने क्या किया है? यूवी यूवी रेडिएशन का एक टावर बनाया है। बैंक ऑफ इंडिया मुंगेर में है। आपके यहाँ चेयरमैन हुआ करते थे रामाश्रय प्रसाद जी, उनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अभी आपके चेयरमैन है, ऑफिसर एसोसिएशन, सुनील सर, बैंक ऑफ इंडिया के सुनील सर हैं, पटना ही में है, बोर्डिंग रोड में बैठते हैं, सुनील कुमार, है ना, बैंक ऑफ इंडिया में, बीओआई में। बैंक ऑफ इंडिया में सुनील कुमार सर, मेरे बहुत अच्छे संबंध है सुनील सर से मेरे, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र। जल्दी लगाइए, 1 2 3 4। कोई बात नहीं, आप मुंगेर में हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुंगेर में एसबीआई के अंदर में ये है, एसबीआई मुंगेर ब्रांच के अंदर में नेहा सोनाली पोस्टेड है, मेरी स्टूडेंट है वहां पे, मुंगेर में पोस्टेड है, बहुत सारे लोग हैं। करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। महाराष्ट्र ने क्या कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी दिया है, स्वास्थ्य के जो सरकार के जो राज्य मंत्री हैं, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? कल ही परसों कराया है, केसी, गुड़, मूंगफली, चना। जल्दी से लगा दो फटाफट, 1 2 3 4। बस 2 क्वेश्चन और बचे, अब लास्ट ही चल रहा है, अब तो कुछ बचा ही नहीं, सारा एनर्जी भी एक्सक्यूज कर लिया आपने। हाँ, एसबीआई मुंगेर में है, नेहा सोनाली, और भी बहुत सारे लोग हैं, आशीष है मुंगेर में ही, आशीष भी है। तो संध्या, आप प्लस के अंदर में हैं।
करेक्ट आंसर हो जाएगा एक केसर। केसर को, कश्मीरी केसर दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। केसर जो है हमारे यहाँ बहुत ऊंचाई पर कहाँ उगता है, तो मैंने बताया था पुलवामा, किश्तवाड़, बडगाम और श्रीनगर के थोड़े बहुत इलाकों में केसर उगाया जाता है। केसर को जीआई टैग मिल गया है। तो प्लस ज्वाइन कर लीजिए ना, प्लस ज्वाइन कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है प्लस ज्वाइन करने में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। भुलाइला लोग तो बुझिया लोग, ये क्वेश्चन एकदम नहीं के भुलाए के, ये क्वेश्चन एकदम याद हो चाहिए। राहुल सचदेवा, ओम कश्यप, जगत राय, श्रीकांत माधव वैद्य कौन बने हैं इंडियन ऑयल के चेयरमैन। संध्या तो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ना 2-3 क्लास मेरा निकल चुका है नया बैच के अंदर में, तो वो बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वाइनिंग से कोई भी रिलेटेड चीजें पूछनी हो तो 6203279540। और जितने बैंक वाले लोग हैं सब लोग प्लस में आओ जल्दी, क्रेडिट कार्ड होता है सबके पास, 350 रुपए महीना खर्च करो और पढ़ो और नौकरी, बैंक से निकलो। बैंक की नौकरी का क्या स्थिति है मुझे पता है, सब दुख में ही जी रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीकांत माधव। जरा ध्यान से सुनिए, माधव जो है 1 जुलाई से अपनी पदभार को संभालेंगे, 1 जुलाई 2020 से अपने पदभार को ये संभालेंगे और इनका कार्यकाल 2023 तक रहेगा। ठीक है, ये चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। अच्छा, ये किसके जगह पर बने हैं ये कोई बता देंगे? संजीव सिंह। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो संजीव सिंह थे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बिल्कुल, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष चुना गया है? अधीर रंजन चौधरी, कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह, रमेश दत्ता। पोलिंग लगाइए 1 2 3 4। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। पोलिंग दिखा देता हूं। पिछले सभी क्लास का पीडीएफ अनअकैडमी के ऐप पे जाइए, मेरा प्रोफाइल खोलिए, स्पेशल क्लास में जाइए, जिस जिस क्लास का वीडियो देखना है आपको, जिस जिस क्लास का पीडीएफ चाहिए, वहां ऑप्शन होता है डाउनलोड पीडीएफ कर लीजिए, आ जाएगा आपके पास। पोलिंग लीडर बोर्ड मुझे दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा हूं। भरत कुमार जी, अमृता, सिद्धांत, राजू, धर्म, नीलू, अनुराधा, विकास, विक्की और आदित्य प्रसाद, सभी लोगों को लख लख बधाइयां। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधीर रंजन चौधरी। अब 2-3 मिनट इंपॉर्टेंट बात, जिन लोगों को प्लस में आना है उनके लिए मैंने ये कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है 6203279540। व्हाट्सएप कर लीजिएगा, तुरंत कर लीजिएगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा। अगर आपको कॉल पे कुछ पूछना है तो तुरंत व्हाट्सएप कॉलिंग कर लीजिए, ठीक है। और अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, अनअकैडमी बीपीएससी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी का टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी बीपीएससी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत दिन शुभ हो, सभी को मेरा जय हिंद।